नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रवि भारद्वाज साइंस की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बेस्ड मैनेजमेंट, जो कि हमारे रीट लेवल 2 साइंस मैथ्स एंड पशु परिचर में दे रखा है, याद रखना। तो फिलहाल लगभग सभी विद्यार्थियों के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, इसलिए दोस्तों इस टॉपिक के बारे में आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से एक या दो प्रश्न आने की पूरी संभावना बनेगी। नया टॉपिक जोड़ा गया है सिलेबस के अंदर, रीट में भी और परिचर वाले एग्जाम के अंदर भी, तो निश्चित रूप से प्रश्न आने वाला है। टॉपिक का नाम है बेस्ड मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन। बेस्ड का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। टॉपिक बड़ा अच्छा है, सिंपल है, और ऐसे टॉपिक में जब क्वेश्चन आता है तो हमसे गलत होने में भी समय नहीं लगता है। जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि टॉपिक सिंपल है, इजीली हम कर देंगे। लेकिन जब टर्म के रूप में क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी टर्म जब बनेगी वहां से क्वेश्चन के अंदर, तो दोस्तों बच्चे हिल जाते हैं। तो आइए आज इस बेहतरीन टॉपिक का स्वागत कीजिए और आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। व्हाट इज बेस्ड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं अपशिष्ट प्रबंधन क्या है। थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसलिए इसको हमने पीपीटी के माध्यम से लिया है ताकि आप प्रॉपर नोट्स बना सकें। टेलीग्राम चैनल पर इसकी आपको पीडीएफ भी भेज दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए भारद्वाज साइंस पॉइंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। दोस्तों, पीडीएफ के माध्यम से आप इसको कंप्लीट नोट्स के रूप में अपने पास प्रिपेयर करें। अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, बेस्ड मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब है कि बढ़ता शहरीकरण और जो उसका प्रभाव है दोस्तों, उसके कारण हमारी जीवन शैली के सामने या बदलती हुई जीवन शैली में जो वेस्ट बन रहा है, जो अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण हो रहा है, उनको किस प्रकार से प्रबंधित किया जाए, ये एक आधुनिक पीढ़ी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। दोस्तों, हम सुबह जागने से शाम को सोने तक हम कितनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उनसे वेस्ट पदार्थ कितने निकलते हैं, क्या उनका हम मैनेजमेंट कर पाते हैं। आप बच्चे के लिए कुरकुरे लेकर के आते हो, आप खुद के लिए चिप्स लेकर के आते हो, चिप्स आप खा लेते हो, पैकेट को आप बाहर फेंक देते हो। क्या आपने सोचा इस पैकेट का क्या किया जाए। आप टैबलेट्स लेते हो, टैबलेट्स लेने के बाद जो रेफर बचता है उसको आप बाहर मिट्टी में फेंक देते हो। क्या आपने सोचा कि क्या ये भूमि के लिए नुकसानदायी है, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल से आप पानी पीते हो, बिस्लरी से पानी पी करके आप बोतल को बाहर फेंक देते हो। सिरप लेने के बाद, सिरप खत्म होने के बाद आप शीशी को बाहर डाल देते हो। ये सब क्या है, वेस्ट है। यानी हम जो उपयोगी पदार्थ काम में लेते हैं, उनसे जो वेस्ट निकलता है, जिसको हम अवांछित कह सकते हैं, जो हमारे काम का नहीं है, उसको कहा जाता है वेस्ट, उसको कहा जाता है अपशिष्ट। अब उसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट के मेथड्स कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में इस टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से टाइप्स में किस प्रकार का वेस्ट आता है, ये सारी चर्चा इस टॉपिक के अंदर हम करने वाले हैं। दोस्तों, एनसीईआरटी प्लस आधारभूत जो बुक्स हैं उनके माध्यम से सारे टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, जिसके दौरान आपको ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक कि वेस्ट मैनेजमेंट से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। अपशिष्ट प्रबंधन जो है दोस्तों, जितना टाइम बढ़ रहा है, अपशिष्ट की मात्रा में भी बढ़ोतरी हो रही है। जैसा कि स्लाइड पर आपके सामने दिख रहा है कि बढ़ते शहरीकरण और उसके प्रभाव से निरंतर बदलती हुई जीवन शैली ने आधुनिक समाज के सम्मुख घरेलू तथा औद्योगिक स्तर पर उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के उचित प्रबंधन की दोस्तों गंभीर चुनौती प्रस्तुत की है। लगातार निरंतर रूप से वर्ष दर वर्ष न केवल अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि प्लास्टिक और जो पैकेजिंग सामग्री है उसकी बढ़ती हिस्सेदारी ने, याद रखना, उसकी वजह से
ठोस अपशिष्ट के स्वरूप में क्या आ रहा है, निरंतर रूप से बदलाव आ रहा है। दोस्तों, वेस्ट मैनेजमेंट का अर्थ होता है जिससे आप कोई भी चीज ले सकते हो। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं पेपर, जैसे आपके कागज के टुकड़े हैं, पेपर्स के टुकड़े हैं, रेफर्स वगैरह हैं, तो ये भी वेस्ट है। आपके सामने ग्लास की बोतल्स आती हैं, शराब की बोतल्स हैं, सिरप वगैरह हैं, शीशियां हैं, कोई सी भी कांच की बोतल्स है, वो भी एक प्रकार का वेस्ट है। ये वेस्ट कहलाते हैं, यानी उपयोगी चीजों में से भी काम में लेने के बाद जो पदार्थ बचता है उसको हम कहते हैं वेस्ट। प्लास्टिक है दोस्तों, आप देखते हैं प्लास्टिक बैग्स, कैरी बैग्स हम यूज में लेते हैं। सब्जियां लेने के लिए हम कैरी बैग्स लेकर के आते हैं। ये क्यों लाते हैं, इसका क्या यूज है, फिर उसका रिचक्रण वगैरह कैसे किया जाता है, इसका रीयूज कैसे कर सकते हैं, सारी चीज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्लास्टिक ये भी हमारा वेस्ट का पार्ट है, याद रखना। ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, कंप्यूटर पार्ट्स हैं, बैटरीज वगैरह हैं, इनका जो वेस्ट है वो कहलाता है ई वेस्ट। मेटल्स वगैरह हैं, मेटल्स में आयरन आ सकता है, कॉपर आ सकता है, सीजर्स वगैरह हैं, कोई अपनी चिकित्सा के औजार वगैरह हैं, कील वगैरह हैं, ये सब किस्म आती है, मेटल्स वाले पार्ट में आती है। ऑर्गेनिक पार्ट में आता है दोस्तों जैविक कचरा, बायोमास, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, अनाज का भूसा, गन्ने की खोई, पत्तियां, डंठल, लकड़ी, बायोमास, ये सब किस्म आता है, ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर आता है। अब ये जितना भी वेस्ट आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस सब का प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए, कैसे इसको मैनेज करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी कोई नुकसानदायी नहीं हो और हम इसको वर्तमान में वातावरण के लिए बेहतर बना सकें। ये दोस्तों आज युवा पीढ़ी के लिए सामने एक चुनौती खड़ी की गई है, क्योंकि वर्तमान में जनसंख्या बढ़ रही है और निश्चित रूप से जनसंख्या बढ़ने की वजह से वेस्ट की मात्रा भी बढ़ रही है। अगर आपके एक बच्चा है तो एक कुरकुरे का पैकेट डेली बाहर फेंकते हो, आपके दो बच्चे हैं तो आप दो कुरकुरे के पैकेट डेली बाहर फेंकते हो, चार बच्चे हैं तो चार डेली कुरकुरे के पैकेट आप बाहर फेंकते हो। ये जो आप पैकेट को बाहर फेंक रहे हो, ये ही क्या है, अपशिष्ट है। क्या है दोस्तों, अपशिष्ट है। इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसके बारे में हमें पढ़ना है, इसके बारे में हमें सोचना है। ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम में लाई जाती हैं, उन तमाम विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप डेली कितने वेस्ट उत्पन्न करते हो, उनमें से कौन से बायोडिग्रेडेबल हैं, कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, कौन से अपघटनीय हैं, कौन से अनअपघटनीय हैं, उन सभी की चर्चा दोस्तों इस टॉपिक के अंदर हम करने वाले हैं। ये सब क्या है, याद रखना, वेस्ट है। एक दोस्तों, वेस्ट हम जब काम में लेते हैं तो एक प्लास्टिक पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालता है, तो इसमें एक दोस्तों सिद्धांत काम करता है जिसको 4R सिद्धांत कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इसको 4R सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, 4R सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्लास्टिक पर्यावरण, या हम ये कह सकते हैं कि वातावरण के अंदर 4R पर्यावरण, 4R प्रिंसिपल क्या होता है। सबसे पहले इसको प्रिवेंट, यानी कहने का मतलब है हमें ऐसी चीजों को रोकना है। 4R का मतलब क्या है, सबसे पहला है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है दोस्तों कम उपयोग करें। रिड्यूस का मतलब क्या होगा, कम उपयोग करें, कम उपयोग। पहली बात तो उपयोग कम होना चाहिए, प्लास्टिक का यूज कम करें आप। ये 4R सिद्धांत कहता है, ये प्लास्टिक और पर्यावरण के बीच में संबंध वाला सिद्धांत है। क्वेश्चन आ चुका है, फिर से एग्जाम में पूछा सकता है कि 4R का मतलब क्या है, यही पूछेगा, आपको क्रम याद रखना है। ये इसको 3R भी कई जगह हम लिख सकते हैं, 3R थ्योरी या 4R थ्योरी के नाम से जानते हैं। यानी आप जो भी चीज यूज में लेते हो वो कम यूज में लें, प्लास्टिक वगैरह आप कम यूज में लें। अगर आप यूज में ले भी रहे हो तो उसका पुनः उपयोग करें, उसका रीयूज करें। क्या करें, रीयूज करें। जैसे पॉलीथीन है, हम लेते हैं काम में, वैसे पॉलीथीन कम यूज में लेनी चाहिए, लेकिन उसका रीयूज हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। हमारे घर में डेली 5 से 10 पॉलीथीन डेली आती हैं, अगले दिन कहां चली जाती ये हमें पता नहीं होता है। हम चाहे तो उन्हीं पॉलीथीन को खाली करके दुकानदार के पास फिर से ले जा सकते हैं कि भैया मेरी आधा किलो चीनी मेरी इस पॉलीथीन के अंदर डाल दे, भैया मेरे आलू इस पॉलीथीन में डाल दे, मेरी भिंडियां इस पॉलीथीन में डाल दे। लेकिन नहीं, हम अगले दिन फिर से नई पॉलीथीन लेकर के आते हैं घर में और घर के आसपास उन पॉलीथीन को हम डाल देते हैं, जो कि मिट्टी के अंदर लंबे समय तक बनी रहती हैं, क्योंकि जीवाणु इनका आसानी से अपघटन नहीं कर पाते हैं। यानी पुनः उपयोग करना सीखिए। कुछ ऐसे बैग्स बनाएं जिनमें आप रीयूज कर सकें, चीजों को बार बार उपयोग में ले सकें, उनको कहा जाता है पुनः उपयोग करना।
रिसाइकलिंग, अगर आप पुनः उपयोग करते हो, और ऐसी भी वस्तुएं होनी चाहिए जिनको तोड़ फोड़ने के बाद उनका रिसाइकलिंग कर सकते हैं, पुनर्चक्रण किया जा सकता है। क्या किया सकता है? पुनर्चक्रण कर सकते हैं, दोबारा से उनको रिसाइकलिंग करके फिर से रिकवर प्राप्त कर सकते हैं, इनकी पुनः प्राप्ति की जा सकती है, अर्थात इसको क्या कहते हैं? रिकवर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रिकवर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा 4R सिद्धांत क्या है? 4R मीन्स R फॉर रिड्यूस, कम उपयोग में लें, R फॉर रीयूज, पुनः उपयोग में लें, R फॉर रिसाइकिल, पुनर्चक्रण होना चाहिए, R फॉर रिकवर, पुनः प्राप्ति होनी चाहिए, अर्थात ऐसी चीजों का हम यूज करें, ऐसे प्लास्टिक्स का यूज करें जिन पर ये 4R सिद्धांत लागू होता है दोस्तों। इससे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। यही हमारा मेनली वेस्ट मैनेजमेंट का आधारभूत सिद्धांत कहलाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अपशिष्ट। अपशिष्ट का अर्थ क्या है? अपशिष्ट का आशय होता है कि हम जो प्रयोग में लेते हैं, हमारे प्रयोग के पश्चात जो बचा हुआ अनुपयोगी पदार्थ होता है उसे हम अपशिष्ट कहते हैं, अर्थात अवांछित एवं अनुपयोगी सामग्री, सामग्री जो होती है इसी को हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। सिंपल सा प्रश्न आ सकता है, अपशिष्ट का अर्थ क्या है? तो अवांछित और अनुपयोगी सामग्री को क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। अपघटन के आधार पर दोस्तों अपशिष्ट के प्रकार इंपोर्टेंट है। अपघटन के आधार पर अपशिष्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जैव निम्नीकरणीय, एक होता है जैव अनिम्नीकरणीय, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। सबसे पहले जैव निम्नीकरणीय का अर्थ क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनका जीवाणु आसानी से अपघटन कर देते हैं उन्हें कहा जाता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। इसके अंदर जैविक कचरा आ सकता है, फलों के छिलके, मलमूत्र आ सकता है, बाहित मल आ सकता है, कपास आ सकता है, लकड़ी आ सकती है, डंठल आ सकते हैं, पत्तियां आ सकती हैं, गन्ने की खोई आ सकती हैं। यानी ये पशु और पौधों से प्राप्त स्रोत हैं, याद रखना। इनका जीवाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटन हो जाता है, इसलिए इन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है, कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय है? तो कपास, जैविक कचरा, फलों के छिलके, मलमूत्र, सब्जियों के छिलके, याद रखना ये सभी किसके अंदर आते हैं दोस्तों? ये सभी याद रखना किसके अंदर आएंगे? बायोडिग्रेडेबल के अंदर आएंगे। इनको जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। और सेकंड नंबर पर आता है दोस्तों जैव अनिम्नीकरणीय, जिन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल के नाम से जाना जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जिनका जीवाणु आसानी से अपघटन नहीं कर पाते हैं, उन्हें कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे हम कह सकते हैं कांच को दोस्तों आपने सिरप लेकर के बाहर शीशी को डाल दिया, आप 2 साल बाद आप देखोगे तो मिट्टी के अंदर ज्यों की त्यों बनी रहती है। प्लास्टिक, पॉलीथीन, धातुएं, कीटनाशक पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर पार्ट्स, बैटरी, प्लास्टिक बोतल, थर्माकोल, कार्बन पेपर, मेडिकल वेस्ट, ये दोस्तों ऐसे वेस्ट हैं जिनका जीवाणु अपघटन नहीं कर पाते हैं। इन्हें जैव अनिम्नीकरणीय या नॉन बायोडिग्रेडेबल के नाम से जाना जाता है। तो ये जैव सारे क्या हैं? ये अनिम्नीकरणीय है। कांच, प्लास्टिक, धातु, कीटनाशक, डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर पार्ट्स, बैटरी, मेडिकल वेस्ट, प्लास्टिक बोतल, थर्माकोल, कार्बन पेपर, ये सभी याद रखना नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, याद रखना। डीडीटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये किसका नाम है? डीडीटी का नाम है, याद रखना। ये सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं ठोस अपशिष्ट के प्रकार कौन कौन से हैं। ठोस अपशिष्ट के दोस्तों 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। सबसे पहला नगरपालिका अपशिष्ट, म्युनिसिपल वेस्ट, एक आते हैं औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एक आते हैं भयावह अपशिष्ट, हजार्डियस, एक आते हैं जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट, बायोमेडिकल वेस्ट। नगरपालिका अपशिष्ट में कौन कौन से आते हैं? ईंट, बजरी, पत्थर, सीमेंट, जो पुराने भवन हैं उनको तोड़ने पर बनने वाला सामग्री, नए भवन निर्माण से निकलने वाली सामग्री, इसके अलावा प्लास्टिक, इसके अलावा कचरा कह सकते हैं हम,
बायोमास का कचरा कह सकते हैं, राख कह सकते हैं, लकड़ी कोयले जलने का जो ऐश बनता है वो इसी में आता है म्युनिसिपल वेस्ट के अंदर। औद्योगिक अपशिष्ट की हम बात करें तो औद्योगिक अपशिष्ट के अंदर दोस्तों केमिकल्स आ सकते हैं, कार्बनिक पदार्थ आ सकते हैं, अकार्बनिक पदार्थ आ सकते हैं। भयावह अपशिष्ट का मतलब होता है जो तत्काल हानिकारक प्रभाव दिखाते हैं और भविष्य में उनका लंबे समय तक हानिकारक प्रभाव बना रहता है, उन्हें भयावह अपशिष्ट कहते हैं। जैसे रेडियो एक्टिव तत्व कह सकते हैं, केमिकल्स कह सकते हैं, विस्फोटक पदार्थ कह सकते हैं, ये सभी लंबे समय तक दोस्तों हानि पहुंचाते हैं। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, जो परमाणु विखंडन वगैरह होता है, परमाणु बम वगैरह बनाए जाते हैं, तो ऐसा जो ईंधन होता है ना, ये लंबे समय तक वातावरण के लिए प्रभावकारी होता है। दोस्तों 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, उनमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम का यूज किया गया था। उसका प्रभाव दोस्तों आज भी वहां की भूमि पर देखने को मिलता है। आज भी भूमि वहां पर बंजर है, आज भी बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, यानी उसका तत्काल भी प्रभाव हुआ और लंबे समय तक भी उसका प्रभाव बन रहा है। इसी को हम कहते हैं हजार्डियस, इसी को हम कहते हैं भयावह अपशिष्ट के नाम से जाना जाता है। जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट क्या होते हैं? जो बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। हमारे ऑपरेशन के दौरान कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, हमारे इलाज के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, उनका किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाए, ये चर्चा हम इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। ठोस अपशिष्ट में सबसे पहले नगर पालिका अपशिष्ट में दोस्तों क्या क्या आता है? कूड़ा करकट आता है, खाद वगैरह आती है, राख वगैरह आती है, भवन निर्माण सामग्री आती है, या इसके अलावा पुराने भवन के क्षय से प्राप्त सामग्री है, उपचार संयंत्रों से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ हैं, फलों के छिलके हैं, मिर्ची के छिलके, सब्जियों के छिलके, ये जो जितने पदार्थ हैं इनको सभी को म्युनिसिपल वेस्ट के नाम से जाना जाता है। लकड़ी कोयला जब जलता है तो राख बनती है। दोस्तों भोज्य पदार्थ जो अपशिष्ट होते हैं ना, ये विघटनीय होते हैं। जैसे सब्जियों के आपने छिलके बाहर घर के बाहर डाल दिए, कोई बात नहीं, 2-4 दिन के अंदर दोस्तों अपघटित हो जाते हैं, दुर्गंध उत्पन्न करते हैं, वातावरण पॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक मिट्टी के अंदर बने नहीं रहते हैं। तो इनको कहा जाता है जैव अपघटनीय या भोज्य पदार्थ अपशिष्ट होते हैं, फूड वेस्ट होते हैं, जो कि कैसे होते हैं? बायोडिग्रेडेबल के अंदर आते हैं। तो राख, लकड़ी कोयले की जलने के दौरान प्राप्त अपशिष्ट हैं, ये सभी किसके अंदर आते हैं? याद रखना, ये म्युनिसिपल वेस्ट के अंदर आते हैं। इसमें सूखा कचरा आता है दोस्तों। अपन जानते हैं हमारे घरों में जो कचरा निकलता है, सूखे कचरे को अलग रखना चाहिए, गीले कचरे को अलग रखना चाहिए। सूखे कचरे में कागज, कार्डबोर्ड, कपड़ा, प्लास्टिक, चमड़ा, फर्नीचर, कांच, टिन, एल्यूमिनियम, लोहे के वायर, लोहे के टुकड़े, ये सभी सूखे कचरे में आते हैं। निर्माण में 6 अपशिष्ट में क्या आता है? ईंट, रोड़ी, पुराना मकान हम तोड़ते हैं तो प्लास्टिक के पाइप्स निकलते हैं, पीवीसी के पाइप निकलते हैं, लाइट के वायर निकलते हैं, ईंट, पत्थर, सीमेंट निकलता है जिसको हम रीयूज नहीं कर सकते, तो ये निर्माण और 6 अपशिष्ट कहलाते हैं। उपचार संयंत्र अपशिष्ट, जिसको ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट कहते हैं, जैसे कई सारे प्लांट लगे रहते हैं बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट के, उसके अंदर जो अपशिष्ट निकलता है, वेस्ट निकलता है, ठोस अवस्था में, सेमी लिक्विड अवस्था में, सेमी सॉलिड अवस्था में, उन सबका नियंत्रण कैसे करते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट क्या होते हैं? मशीनों के उत्पाद हो सकते हैं, क्षतिग्रस्त मशीन के पार्ट्स वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें कच्चे पदार्थ हो सकते हैं, रॉ मटेरियल हो सकता है, रासायनिक पदार्थ और कार्बनिक, अकार्बनिक, इस सभी प्रकार के पदार्थ औद्योगिक में आते हैं। भयावह अपशिष्ट का मतलब होता है जो तत्काल प्रभाव दिखाते हैं और लंबे समय तक इनका प्रभाव बना रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? याद रखना, भयावह अपशिष्ट कहा जाता है। जैसे रसायन, रेडियोधर्मी तत्व, विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, ये सब भयावह हैं। जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट क्या होते हैं? ऐसे ठोस तथा द्रव अपशिष्ट जो मनुष्यों एवं जानवरों के परीक्षण या जैविक खोज से संबंधित कार्यों से संबंधित होते हैं, हमारे ट्रीटमेंट से संबंधित होते हैं, उन्हें जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के नाम से जाना जाता है, बायोमेडिकल वेस्ट के नाम से जाना जाता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड आपके सामने है दोस्तों, यहां से इंपोर्टेंट प्रश्न आ सकता है, याद रखना। प्रश्न आता है, आपने देखा भी होगा, आप जब हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको कहीं येलो कलर का बैग्स रखा मिलता है, कहीं रेड कलर का मिलता है, कहीं आपको ब्लू कलर का मिलता है और कहीं आपको ब्लैक कलर का मिलता है। किस वेस्ट को किस डिब्बे के अंदर डालना है,
उसके बारे में ही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों येलो बैग्स। येलो बैग्स याद रखना, येलो बैग्स के अंदर जितने भी संक्रमणकारी बेस्ट हैं, जितने भी इन्फेक्शियस बेस्ट हैं, उन सबको किस में डालोगे बताइए? सबको किस में डालोगे? याद रखना येलो बैग में डालना है। जितने भी संक्रमणकारी अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन सबको किस में डालना है? येलो बैग्स में डालना है। जैसे बैंडेज हो सकती है, गॉज हो सकता है, ड्रेसिंग की पट्टी हो सकती है। इसके अलावा हम बात करें, कोई भी ऐसा फ्लूइड हो सकता है जिससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग का संचरण हो जाए, कंटामिनेटेड फ्लूइड हो सकता है। ऐसा कोई भी फ्लूइड है जिससे एक जीव से दूसरे जीव में संक्रमण का खतरा बना रहता है, उन सबको याद रखना किस में डालोगे? येलो बैग में डालोगे। देखो, इन्फेक्शियस वेस्ट, बैंडेज, गॉज, कॉटन, रुई, any other objects in contact with body fluids, human body parts, प्लेसेंटल, इन सब को किस में डाला जाता है? याद रखना येलो वाले बैग्स के अंदर डालते हैं। सेकंड नंबर पर आता है रेड बैग्स। दोस्तों, रेड बैग के अंदर प्लास्टिक वेस्ट को डाला जाता है। किसको डाला जाता है? प्लास्टिक जो अपशिष्ट होते हैं ना, उनको किस में डाला जाता है? रेड बैग में डाला जाता है। जैसे इंजेक्शन है, इंजेक्शन की दोस्तों निडल जो होती है ना, उस निडल वाले पार्ट को तो किस में डालना पड़ेगा आपको? निडल वाले पार्ट को किसमें डालना पड़ेगा? ब्लैक में डालना पड़ेगा। जो प्लास्टिक वाला पार्ट है उसको निकाल के किसमें डालना पड़ेगा? रेड वाले में डालना पड़ेगा। तो प्लास्टिक वेस्ट जितने भी हैं, जैसे कैथेटर्स, मूत्र के लिए एक नली लगाई जाती है दोस्तों, उसको कैथेटर्स कहते हैं। वो जो जितना भी पार्ट है प्लास्टिक वाला, वो सबको किस में डालना चाहिए? रेड वाले में डालना चाहिए, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो। पता रहे कि इसमें कौन सी चीजें हैं, उसी प्रकार से उनका निपटान किया जाता है। इसके अलावा इंजेक्शन, सिरिंज, ट्यूब्स, तो इंजेक्शन, सिरिंज, कोई भी छोटी छोटी ट्यूब्स हो सकती हैं, इन सब को किस में डाला जाता है? याद रखना रेड बैग के अंदर डाला जाता है। किस में डाला जाता है? रेड बैग के अंदर डाला जाता है। और जो इसके जो औजार हैं, जो धारदार पार्ट हैं, जो नुकीले पार्ट होते हैं, उनको ब्लैक में डाला जाता है। जैसे निडल, सुई हो गई, विदाउट सिरिंज, सिरिंज को इसमें डालेंगे, निडल्स को इसमें डालेंगे। इसके अलावा जैसे ब्लेड्स वगैरह हो गई, अपने शार्प कोई नुकीले औजार वगैरह हो गए, ऑपरेशन के औजार हो सकते हैं, इन सबको किसमें डाला जाता है? ब्लैक डिब्बे में डालते हैं। ब्लू बैग्स में क्या डालेंगे? ब्लू बैग्स में जितने भी ग्लास का मटेरियल है, जितना भी कांच का मटेरियल है, कांच की जो सामग्री जितनी भी है, चाहे कोई सिरप हो सकती है, सिरप की बोतल हो सकता है, कोई टूटा हुआ क्षतिग्रस्त कांच हो सकता है, टेस्ट ट्यूब हो सकती है, ऐसा कोई भी जो ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन ग्लासेज वगैरह हैं, वो उन सब को याद रखना किसमें डालना चाहिए? ब्लू बैग्स के अंदर डालना चाहिए। किसमें डालना चाहिए? ब्लू बैग्स के अंदर डालना चाहिए। तो ये हमारे मेडिकल वेस्ट जो होते हैं, उनका निदान कैसे किया जाए, उनको किस प्रकार से किस डिब्बे के अंदर रखा जाए, इंपॉर्टेंट है। याद रखना दोस्तों, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लो यहाँ पर, क्वेश्चन यहीं से आएगा। याद रखना, वेस्ट मैनेजमेंट में 3 पार्ट से क्वेश्चन बनेगा। वेस्ट मैनेजमेंट का अर्थ कोई खास बात नहीं है, आ सकता है क्वेश्चन। वेस्ट मैनेजमेंट के टाइप्स कौन कौन से हैं, बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके अलावा अपन ने जो अभी बात की है, ये वाला पार्ट जो बायोमेडिकल वेस्ट हैं, इनको किस बैग्स के अंदर किस प्रकार के वेस्ट को डाला जाना चाहिए, वेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। संग्रह पद्धतियां भी हम पढ़ेंगे। संग्रह पद्धति में एक स्थिर पात्र पद्धति आती है, जिसमें डस्टबिन एक जगह डाल दिया जाता है, उसी में अपन कचरे को डालते जाते हैं। एक होता है चल पात्र पद्धति, जिसमें स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, अपने देश से ये वादा, तो ये वाला जो प्रोसीजर चलता है, ये चल पद्धति में आता है। डेली कचरा होता है, हम डाल देते हैं, म्युनिसिपल वेस्ट एक तरीके से, उसको नगर निगम वाले ले जाते हैं, फिर उसका वो निपटान करते हैं। उसका वो निपटान कैसे करते हैं, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। याद रखना, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट की जितनी भी मेथड्स हैं, जितनी भी विधियां हैं, उन सभी विधियों के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। याद रखना, जितनी भी विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, जैसे हम बात करें जलाना, इंसिनरेशन, पीसना, ग्राइंडिंग, इसके अलावा जैसे स्वच्छ भूमि भराव, सैनिटरी लैंडफिलिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, ढेर लगाना, डंपिंग मेथड क्या होता है, ढेर लगाना, डंपिंग मेथड क्या होता है, भ्रंशोद्धार क्या होता है, साल्वेजिंग क्या होती है, कंपोस्टिंग क्या होती है,
कंपोस्टिंग में इंदौर मेथड क्या होता है, बेंगलोर मेथड क्या होता है, नाडेम मेथड क्या होता है, इन तमाम चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। न्यूनीकरण मेथड क्या है, रिडक्शन मेथड क्या है, समुद्री समापन क्या है, याद रखना। इन सभी चीजों के बारे में हम किस में चर्चा करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर दोस्तों चर्चा करेंगे। तो ये वाला पार्ट फर्स्ट है दोस्तों वेस्ट मैनेजमेंट का। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने केवल रूपरेखा की बात की है, वेस्ट मैनेजमेंट के टाइप्स की बात की है, वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनके बारे में बात की है। सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है, जिसको देखना ना भूलिएगा दोस्तों। और अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये जो क्लास है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर अपन सेकंड वाला जो पार्ट है दोस्तों, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, जिसमें हम वेस्ट मैनेजमेंट मेथड्स के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।